एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये चौथा क्लास है। सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछला प्रश्न पत्र जो 2021 का था उस पर हमने चर्चा किया था। उसके बाद तैयारी के क्रम में सबसे पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था संप्रेषण का, संचार का या कम्युनिकेशन का। पहले क्लास में हमने चर्चा आपसे किया कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। दूसरे क्लास में हमने चर्चा आपसे किया कि संप्रेषण के उद्देश्य एवं कार्य कौन से होते हैं और संप्रेषण के प्रकार कौन से होते हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में तथा संप्रेषण के तत्व और प्रक्रिया के बारे में। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और हम आशा करते हैं कि आप एक प्रॉपर नोट्स अपना तैयार कर रहे होंगे जिससे आप परीक्षा में लिखने में आपको आसानी होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना होता है कि अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे करके आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आप परीक्षा में अपने लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छे से 35 से 40 पेज लिखना होगा तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, अन्यथा मत करिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो आज हम चर्चा करेंगे संप्रेषण के आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। अगर हम आपसे कहें किसी व्यक्ति की आवश्यकता क्यों है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, किसी वस्तु की आवश्यकता क्यों है, कोई वस्तु महत्वपूर्ण क्यों है, कोई सेवा की आवश्यकता क्यों है और वह सेवा महत्वपूर्ण क्यों है, तो नाम जो निकल करके आएगा वह आएगा अपनी विशेषता के कारण। उसके अंदर जो विशेषता होगी उसी विशेषता के कारण ही वह महत्वपूर्ण होगा, वह आवश्यक होगा। तो अगर आप विशेषता अच्छे से पढ़े हैं और उसके अर्थ को आप अच्छे से पढ़े हैं तो इसकी जो आवश्यकता और महत्व है इसमें आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आने वाली है। वही हेडिंग जो आप उसके विशेषता में लिखे हैं, वही हेडिंग जो आप इसके उद्देश्य एवं कार्य में लिखे हैं, वही हेडिंग आप बदल करके इसमें भी लिख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे कि वही हेडिंगें इसमें भी आएंगी। भाई जब उसकी विशेषता जो है उसी के नाते तो महत्वपूर्ण है, उसी के नाते वो हमारे लिए आवश्यक है। तो जब उसकी विशेषताओं को हम जानते हैं, उसके उद्देश्यों को हम जानते हैं, उसके कार्यों को हम जानते हैं तो उसकी आवश्यकता और महत्व को हम क्यों नहीं जानते हैं। वही चीज़ें तो हैं जो उसका उद्देश्य है, जो उसके कार्य हैं, उसीलिए वो महत्वपूर्ण है, उसीलिए वह आवश्यक है। तो आप इसके लिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके दोनों वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब समझ में आएगा तभी आपको वीडियो पसंद आएगा, अन्यथा वीडियो पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पिछला वीडियो इसका जो संप्रेषण का इससे पहले 2 क्लास और हो चुका है, उस क्लास को जा करके देख करके तब आइए और तीसरा क्लास पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। तो सबसे पहला कि संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में। हम जब संप्रेषण की चर्चा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये होना चाहिए कि हम एक स्कूल मैनेजमेंट यानी पूरा जो एक स्कूल का संगठन होता है उस संगठन को लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है कि संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में, यानी पूरा एक स्कूल मैनेजमेंट जो होता है उसके जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के अंदर जो लक्ष्य को स्थापित करना है, अगर उस एक लक्ष्य को बनाना है तो लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, लक्ष्य कैसे स्थापित किए जाते हैं। तो जब समूह के सभी सदस्य इकट्ठा होकर के आपस में वार्तालाप करके एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्ति में एक दूसरे के सहयोग से सहायक होते हैं। अगर एक दूसरे के साथ वो चर्चा ना करें, अगर वो एक दूसरे के साथ चर्चा ना करें तो क्या कोई लक्ष्य तय हो सकता है, क्या कोई लक्ष्य निर्धारित हो सकता है।
और अगर एक दूसरे के साथ चर्चा ना करें, अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपने सूचनाओं को एक से दूसरे के पास ना पहुंचावें, तो क्या उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है? तो उत्तर होगा नहीं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता एवं महत्व है इसका, वह यही है कि संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में संप्रेषण महत्वपूर्ण है, संप्रेषण की आवश्यकता है। नंबर 2, प्रचार प्रसार करने में। अब मान लीजिए हमने नीतियों का निर्धारण कर दिया, सरकार ने किसी एक नीति का निर्धारण कर दिया, या स्कूल मैनेजमेंट ने किसी एक नीति का निर्धारण कर दिया, तय कर लिया कि ये नियम, ये कानून, ये नीति अब पूरे कॉलेज पे लागू होगा, तो कॉलेज के हर व्यक्ति तक वह पहुंचना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है? प्रचार प्रसार जरूरी है। जब तक जिसको जानकारी नहीं होगी, क्लास के स्कूल के जिस सदस्य को जानकारी नहीं होगी, क्या उन नीतियों पे, उन नियमों पे, उन कानूनों पे वह चलेगा? जब उसको जानकारी ही नहीं है तो कहाँ से चलेगा? तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार करने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो संप्रेषण की ज़रूरत है। चाहे उसको हम बोल करके सुनावें, चाहे लिखित हम जारी करके उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, या संकेतों के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करें, कोई ना कोई माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को, अपनी नीतियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। नंबर 3 है संगठन को संगठित करने में। जो पूरा संगठन है, एक स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उसके जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों को एक साथ जोड़ने के लिए भी आपसी तालमेल जरूरी है। जब तक वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक वो संगठित हो नहीं सकते। और जब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक जो भी लक्ष्य स्थापित किया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे, योजनाएं विकसित करने में। कोई योजना बनाना है तो योजना बनेगा कैसे? जब उस समूह के सदस्यों को एक साथ बैठा करके उनसे चर्चा परिचर्चा की जाएगी, उनकी भावनाओं को जाना जाएगा, उनके विचारों को जाना जाएगा, उनके पास जो सूचनाएं हैं उसको जाना जाएगा, तब तो हम एक अच्छा योजना तैयार कर सकते हैं। और ऐसी योजना जो उस जहाँ पे भी लागू हो, ज़्यादा लोगों को संतुष्ट कर सके, ऐसी योजनाएं विकसित करने के लिए हम लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा करके ही हम ऐसी योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। 5वां है व्यक्तियों के निष्पादन पर नियंत्रण रखने पे। निष्पादन का मतलब जो उपलब्धि होता है, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे के विचार साझा करेंगे, अपनी भावनाओं को साझा करेंगे, तब तो हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं, एक सदस्य दूसरे सदस्य से अगर ईर्ष्या करता है, एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखना नहीं चाहता है, तो क्या इस परिस्थिति में हम निष्पादन अच्छा कर सकते हैं, निष्पादन अच्छा दे सकते हैं, उपलब्धि अच्छा हो सकता है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है? तो उत्तर होगा नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे का सहयोग करके ही, संप्रेषण के द्वारा अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी सूचनाओं, अपनी जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा करके ही हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। छठा पॉइंट है कि संगठन के सदस्यों का चयन करने में। अब मान लीजिए स्कूल में जो सदस्य होते हैं उनका चयन करना है, मान लीजिए टीचर की भर्ती करनी है, तो टीचर की भर्ती करने के लिए जो कैंडिडेट आते हैं उनके साथ क्या होता है? या तो लिखित परीक्षा होता है या तो इंटरव्यू होता है। तो लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। तो यहाँ कहा गया कि संगठन के सदस्यों को का चयन करने में भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है, चाहे वह लिखित रूप में, चाहे वह मौखिक रूप में, लेकिन आवश्यकता जरूर होगी। विचारों के स्थानांतरण के लिए, विचारों के स्थानांतरण का मतलब हो गया कि अपने भाव, अपने विचार को अगर हमको किसी को बताना हो, तो उसके लिए भी संप्रेषण की ज़रूरत है। इस पे चर्चा हमने काफ़ी कर लिया है कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वह जिसके पास है उससे हमको लेना है, तो हम क्या बिना बोले, बिना कहे, बिना उनको संकेत किए, बिना समझाए हम वो सामान ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी अगर हमको सामान लेना है, अपने विचारों का हस्तांतरण करना है, अपनी भावनाओं को बताना है, अपनी सूचनाओं को बताना है, अपनी जानकारियों को बताना है, तो उसके लिए संप्रेषण जरूरी है। 8वां पॉइंट है शिक्षा के लिए सबसे जरूरी, जिसके संदर्भ में तो हम चर्चा ही कर रहे हैं। क्या अच्छा संप्रेषण अगर एक शिक्षक के पास नहीं है तो वह अच्छा टीचिंग कर सकता है? तो उत्तर होगा नहीं।
जब बच्चे उसकी भावनाओं, उसको विचारों को समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी सूचनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे, उसके द्वारा जो जानकारियां ट्रांसफर की जा रही हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या अच्छी शिक्षा के लिए वह टीचर जाना जाएगा? नहीं जाना जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी तत्व है। अच्छा कम्युनिकेशन प्रभावशाली शिक्षण को बढ़ावा देता है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा टीचिंग होगा, ये 100% सही है। अगर 9वें पॉइंट की बात करें, वैश्विक जानकारी के लिए देश विदेश में जो जानकारियां होती हैं उसको हमारे पास आने के लिए जो साधन हैं वो टीवी हैं, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये सारे जो माध्यम हैं इसके द्वारा हम जो वैश्विक सूचनाएं होती हैं उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन प्राप्त करने का माध्यम क्या होता है? या तो टीवी में देखते हैं तो हम कोई चीज़ देख करके और सुन करके समझते हैं, अगर पेपर में पढ़ते हैं तो पढ़ करके हम समझते हैं, अगर सोशल मीडिया पे आया तो वहाँ पे भी या तो वीडियो में आएगा या तो ऑडियो में आएगा और या तो लिखित में आएगा, तो उसको सुन करके, पढ़ करके या देख करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो जिस माध्यम से आ रहा है वो क्या है, उसको जब पढ़ के हम समझेंगे तो ये एक प्रकार का संप्रेषण ही है। तो वैश्विक जानकारियों को समझने के लिए भी हमको ज़रूरत है संप्रेषण की। और लास्ट पॉइंट है मनोरंजन के लिए। जब हम दुखी होते हैं या हमको मनोरंजन की ज़रूरत होती है तो हम वीडियो देखने चले जाते हैं, नहीं सिनेमा देखने चले जाते हैं, कोई नाटक देखने चले जाते हैं, कोई डांस देखने चले जाते हैं, तो इस प्रकार कोई कहानी पढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार जो हम मनोरंजन के लिए अपने साधन को उपयोग करते हैं उससे भी हमको कुछ समझने, अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अगर हमारी अपनी भाषा में है तो हमारे समझ में आएगा, तो हम उसको समझ जाएंगे, तो संप्रेषण हुआ। अगर किसी दूसरी भाषा में हम कहानी उठा के पढ़ने लगे तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारे लिए वो बेकार है, उससे हमारा कोई मनोरंजन नहीं हो सकता है। तो मनोरंजन करने के लिए भी ज़रूरत है संप्रेषण की। तो ये 10 पॉइंट में हमने समझाने का प्रयास किया आपको संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे संचार या संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। अगर हम तत्वों की बात करें तो संप्रेषण जब होता है तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, चर्चा इस पे होगी। सबसे पहले एक कोई प्रेषक होगा, यानी संदेश भेजने वाला। संदेश या जानकारी या अपने विचारों का जो आदान प्रदान करना है जिसको, वह व्यक्ति ही क्या होता है? प्रेषक होता है, यानी संदेश को भेजने वाला, विचारों को भेजने वाला। तो सबसे पहला तत्व है प्रेषक। दूसरा, कोई ना कोई उसके पास संदेश होना चाहिए, कोई ना कोई उसके पास विचार होना चाहिए, कोई ना कोई उसके पास सूचना होना चाहिए जिसको वह भेजने का काम करेगा। तो दूसरा तत्व हो गया संदेश। अब संदेश जो है वो जब भेजेगा, जैसे मान लीजिए हमको किसी को कोई सूचना बतानी है या पहुंचानी है उस तक, तो हम सबसे पहले हम हैं, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा वो एक संदेश, कौन सा संदेश पहुंचाना है, और तीसरा पॉइंट आएगा अगर हम उसको लिखित रूप में पहुंचाना चाह रहे हैं तो किसी लिपि में उसको हम लिपिबद्ध करेंगे, किसी लिपि में उसको हम लिपिबद्ध करेंगे। उसी को कहा जाता है एनकोडिंग, उसी को कहा जाता है एनकोडिंग, यानी हमने कोडिंग कर दिया। अगर उस भाषा, उस कोड को वह डिकोड कर ले जाएंगे तो उस अर्थ को समझ जाएंगे, अगर डिकोड नहीं कर पाएंगे तो उस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रेषक होता है, उसके बाद एक कोई संदेश होना चाहिए, उस संदेश को डिकोड करना है, और डिकोड हमने कर दिया, चिट्ठी हमने लिख दिया, तो चिट्ठी का माध्यम क्या होगा? हम सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा भेजेंगे कि व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे कि अंतर्देशीय के द्वारा भेजेंगे, किसके द्वारा हम भेजेंगे, ईमेल के द्वारा भेजेंगे, हम किसके द्वारा भेजेंगे? तो एक कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। और जब माध्यम मिल जाएगा, जब हमको माध्यम मिल जाएगा तो एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए। अब उसके पास पहुंच गया तो जो जिसके पास हम भेजना चाह रहे थे उसको क्या करना है? प्राप्त करना है, उसको रिसीव करना है। जब वह रिसीव कर लेगा तो जब तक वह उस जो इनकोड किया गया है प्रेषक के द्वारा, जब तक उसको वह डिकोड नहीं करेगा तब तक वह उसकी भावनाओं, उसकी विचारों, उसकी सूचनाओं, उसकी जानकारियों को नहीं समझ पाएगा। तो फिर क्या करेगा? वो डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद लास्ट में क्या करेगा?
फिर से प्रतिपुष्टि भेजेगा, फीडबैक भेजेगा कि आपकी सूचना हमारे तक पहुंची, हमारे समझ में आई, और उसका जवाब वह उसको देगा, यानी प्रतिपुष्टि देगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सूचना आपके पास पहुंचा रहे हैं, और उधर से आप जो लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो फीडबैक होता है हमारे लिए। वैसे ही कोई जानकारी, कोई सूचना जब किसी के पास पहुंचाया जाता है तो उधर से जो रिप्लाई आता है वही उसका फीडबैक होता है। तो 7 तत्व हो गए। सबसे पहले प्रेषक, उसके बाद कोई संदेश, उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद माध्यम, उसके बाद प्रापक या प्राप्तकर्ता, उसके बाद डिकोडिंग, और लास्ट में फीडबैक। तो ये 7 तत्व हैं, और इन्हीं 7 तत्वों के आधार पे एक जो प्रक्रिया संचालित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया। अब संप्रेषण की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो आप जो प्रमुख तत्व आपने देखा, उन्हीं तत्वों को आप एक तरफ से लगा दीजिए। तो एक तरफ से सबसे पहले कोई प्रेषक होगा, प्रेषक का कोई संदेश होगा, उस संदेश को एनकोडिंग करा जाएगा, इसका मतलब कोड कूटबद्ध किया जाएगा, और उसका फिर कोई ना कोई माध्यम होगा, और माध्यम से फिर प्रापक को पास वो पहुंचेगा, नहीं प्राप्तकर्ता जो होगा उसके पास पहुंचेगा, प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वह बताएगा प्रेषक को कि आपका सूचना हमको मिला और यह हमको समझ में आया, अब हमको ये करना है या नहीं करना है, जो भी होगा वह सूचना यानी वह प्रतिपुष्टि प्रेषक के पास भेज देगा। कहीं कहीं आप जो संप्रेषण की प्रक्रिया है इसको इस रूप में देख सकते हैं कि प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, यानी इसमें ना तो एनकोडिंग है और ना तो डिकोडिंग है, उन दोनों को निकाल दिया गया है। कहीं कहीं किताबों में इस रूप में भी आपको संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो मिलती है। लेकिन आप जब एनकोडिंग करते हैं तो एनकोडिंग यहाँ दर्शाना, और डिकोडिंग करते हैं तो डिकोडिंग को दर्शाना जरूरी है। इस रूप में भी बनता है, इस रूप में भी बनता है। अगर कोई संदेश है तो बिना एनकोडिंग के हम प्राप्तकर्ता के पास नहीं भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में, संप्रेषण के प्रमुख तत्व के बारे में, और संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में आज हमने इस क्लास में चर्चा किया। तो क्लास जो है डेली आपको रात 9 बजे एक लाइव क्लास के माध्यम से हम रोज आपके पास सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के तत्व और संप्रेषण की प्रक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स तैयार करते हुए आप चलिएगा, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।